नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज 18 राजस्थान। आपके साथ मैं हूं आसिफ। दिल्ली दौरे पर सीएम अशोक गहलोत कांग्रेस अध्यक्ष सोनिया गांधी से मुलाकात करने के लिए जा रहे हैं। मुलाकात के दौरान 3 मुद्दों पर चर्चा हो सकती है। पुरानी पेंशन योजना को राष्ट्रीय मुद्दा बनाने पर चर्चा हो सकती है, राज्यसभा चुनाव को लेकर चर्चा हो सकती है, राहुल गांधी को अध्यक्ष बनाने के प्रस्ताव पर भी चर्चा संभव है। यानी कुछ बड़े मुद्दे जिनको लेकर आज मुख्यमंत्री अशोक गहलोत कांग्रेस अध्यक्ष सोनिया गांधी से मुलाकात करने के लिए दिल्ली पहुंच रहे हैं। जयपुर हमारे साथ राजधानी दिल्ली से राजीव तिवारी जुड़ गए हैं, उनके पास चलते हैं। राजीव, मुख्यमंत्री अशोक गहलोत की मुलाकात आज कांग्रेस अध्यक्ष सोनिया गांधी से होने जा रही है। संभावित कई अटकलें हैं जिन मुद्दों को लेकर चर्चा की जा सकती है, चाहे वो राज्यसभा का चुनाव हो या फिर राहुल गांधी को अध्यक्ष बनाए जाने की बात हो। तो क्या ये सही समय होगा जब इस तरह के मुद्दे जो हैं डिस्कस किए जाएंगे अध्यक्ष बनाने से संबंधित? राजीव, बिल्कुल। देखिए, मुद्दे तो कई हैं, लेकिन आज जो मुलाकात हो रही है उसमें 2-3 जो है महत्वपूर्ण मुद्दे हैं। जैसे कि अभी मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने अपने बजट भाषण में जो ऐलान किया है ओल्ड पेंशन योजना को लेकर के, यह एक बड़ा मुद्दा बन गया है। जिस तरह से इसको लेकर के तमाम जो कई राज्यों में जो राज्य कर्मचारी हैं, जो केंद्रीय कर्मचारी हैं, यह काफी एक्साइटेड है कि यह वास्तव में बड़ा मुद्दा उन्होंने उठाया है कि इसको लागू होना चाहिए। तो इसको कैसे कांग्रेस पार्टी व्यापक स्तर पे पूरे देश भर में बनाए बड़ा मुद्दा और इसको कैश करे, क्योंकि सामने 2023 के बाद 2024 का चुनाव दिख रहा है। तो यह एक बड़ा मुद्दा बन सकता है जितने भी सरकारी कर्मचारी हैं उनको लेकर के। दूसरी बात यह है कि जो राज्यसभा की सीटें खाली हो रही हैं मई जून में, राजस्थान से 4 सीटें खाली हो रही हैं, बीजेपी के सांसद हैं उसमें। तो इसमें देखा जाए तो संख्या बल के आधार पर 2 सीट जो है वो कांग्रेस को मिल सकती है और 1 सीट जो है बीजेपी को मिल सकती है। 1 सीट जो है उसको लेकर के कैसे कांग्रेस अपने उसमें खेमे में करे, इसको लेकर रणनीति बनेगी। साथ ही देखा जाए तो चुनावी प्रक्रिया जो संगठनात्मक चुनाव को लेकर के भी तैयारी चल रही है। तो राहुल गांधी के नाम को लेकर तमाम अभी अटकलें हैं, तमाम तरह की बातें सामने आ रही हैं। तो सबसे विश्वास पात्र अगर आज के डेट में कोई है गांधी परिवार का तो अशोक गहलोत जी हैं। तो उनको वही तय करेंगे कि किस तरह से वहां पे राहुल गांधी को स्थापित करना है आने वाले समय में। तो 3 महत्वपूर्ण मुद्दे हैं। साथ ही अगर देखा जाए तो राजस्थान में कोयले की क्राइसिस भी चल रही है। पिछले दिनों पावर मिनिस्टर आए थे तो यहाँ पे मुलाकात भी किए थे। तो ऐसे में उसको भी लेकर के किस तरह से छत्तीसगढ़ के जो मुख्यमंत्री हैं उनके साथ बैठ करके एक रोड मैप तैयार किया जाए। तो तमाम महत्वपूर्ण बातें हैं, लेकिन 3 जो महत्वपूर्ण बातें हैं इस पर ज्यादा फोकस किया जा रहा है। जी राजीव, चूंकि मुलाकात कई मायनों में महत्वपूर्ण है, इसमें जिन मुद्दों का जिक्र किया जा रहा है उसमें पेंशन से जुड़ा भी मुद्दा है, जो कि बजट के अंदर अशोक गहलोत मुख्यमंत्री ने यहां की जनता को जो बजट में तोहफा दिया है, इसे राष्ट्रीय मुद्दा बनाए जाने को लेकर भी चर्चा हो सकती है। अगर इसी मुद्दे को कांग्रेस राष्ट्रीय मुद्दा बनाती है तो आने वाले चुनाव के अंदर कांग्रेस को फायदा पहुंच सकता है। बिल्कुल। देखिए, सबसे बड़ी बात है कि जैसे ही मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने अपने बजट भाषण में इसका ऐलान किया कि ओल्ड पेंशन योजना लागू करेंगे, उसके बाद चर्चा का विषय बन गया। जो खास करके उत्तर प्रदेश की बात की जाए तो उत्तर प्रदेश में अभी 3 चरण के चुनाव बाकी हैं। आज बात की जाए 5वें चरण का मतदान भी वहाँ पे हो रहा है। तो अभी उधर पूर्वांचल में जो मतदाता हैं और जो वहाँ पे राज्य कर्मचारी हैं, तमाम लोग काफी एक्साइटेड हैं। तो वहाँ पे जो स्थिति बनी हुई है और तमाम राजनीतिक दल इसको कैच करने की कोशिश में है। उसके पहले कांग्रेस पार्टी चाहती है कि इसको हम लोग व्यापक स्तर पर मुद्दा बनाकर कैच करें। और इसी क्रम में जो सूत्रों के हवाले से खबर ये भी आ रही है कि बहुत जल्द जो है छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री जो है अपने राज्य में इसका ऐलान कर सकते हैं कि वो भी ओल्ड पेंशन योजना को लागू करेंगे। तमिलनाडु के मुख्यमंत्री की तरफ से भी खबर ऐसी आ रही है। तो एक बड़ा मुद्दा बन सकता है कांग्रेस के लिए और कांग्रेस इसको भुनाने के लिए पूरी रणनीति बनाने में जुट गई है। जी बिल्कुल। राजीव, बहुत महत्वपूर्ण मुद्दा ये भी रहेगा चूंकि चुनाव आने वाले हैं और आपने राज्यसभा सीटों के भी जो है मई जून में खाली होने की बात कही। अब ऐसे में क्या चेहरे चुन लिए गए हैं, चेहरे पहले से तय हैं, या इस डिस्कशन में वो चेहरे निकलकर सामने आएंगे जो कम से कम 2 सीटें कांग्रेस को राजस्थान में राज्यसभा के लिए मिलेंगी? तो वो 2 चेहरे पहले से तय कर लिए गए या आज के डिस्कशन के बाद तय होंगे? बिल्कुल। अगर देखा जाए तो यह एक महत्वपूर्ण बिंदु है। आज जो है डिस्कशन होगा, माना जा रहा है जो सूत्रों के हवाले से जो खबर है कि आज सोनिया गांधी से जो मुख्यमंत्री की मुलाकात होगी तो उसमें तय कर लिया जाएगा कि इन 2 सीटों पे जो है किसको भेजा जाए। और जो 1 सीट है जिसपे समीकरण बैठाने को लेकर के बात चल रही है, तो वह अगर कांग्रेस के पाले में कोई सीट मिलती है तो उस पर किसको भेजा जाए।
कुल मिलाकर के कांग्रेस के रणनीतिकार बता रहे हैं कि 4 सीट राजस्थान से खाली हो रही है, जिसमें 3 सीट को कैच करने की कोशिश में जो है कांग्रेस पार्टी के रणनीतिकार लगे हुए हैं। 2 सीट तो आसानी से मिल जाएगी, लेकिन उस पर किसको भेजा जाएगा, उन नामों पर भी मंथन किया जाएगा। जी राजीव, जानकारी के लिए आपका धन्यवाद। और राजधानी के एसएमएस स्टेडियम में बड़ी वारदात हुई। आर्चरी रूम का दरवाजा तोड़कर चोरी की गई। स्पोर्ट्स किट और इलेक्ट्रॉनिक सामान को चुरा लिया गया। पुलिस ने मौका मुआयना किया है। वारदात में इस्तेमाल पेचकस भी मिला है। पेचकस से ताला तोड़ा गया था। दीवार फांदकर स्टेडियम में चोर घुस गए थे। एसएमएस स्टेडियम यानी कि वो अंतर्राष्ट्रीय स्टेडियम, वो इंटरनेशनल स्टेडियम जिसमें तमाम बड़े क्रिकेट मैच खेले जाते हैं, उसी स्टेडियम के अंदर ये चोरी की गई है। चोर घुसे और उन्होंने स्पोर्ट्स किट को चुराया है। यानी कि एसएमएस स्टेडियम के जिस लॉकर को तोड़ा गया उसमें स्पोर्ट्स किट थी। वो किसी भी खेल से जुड़ी हुई एक स्पोर्ट्स किट को चुराकर वहां से चलते बने। पुलिस पहुंची, मौका मुआयना कर रही है। सीसीटीवी फुटेज खंगाले जा रहे हैं। कुछ इलेक्ट्रॉनिक सामान की भी चोरी की है। ये वो लॉकर है जो तोड़ा गया है। यहीं से कुछ स्पोर्ट्स का सामान चुराकर चोर निकले हैं। विष्णु शर्मा संवाददाता जयपुर हमारे साथ जुड़ गए हैं। विष्णु, कुछ सुराग लग पाया जयपुर पुलिस को? क्योंकि एसएमएस स्टेडियम में चोरी हुई है। आधुनिक स्टेडियम है, चारों तरफ सीसीटीवी कैमरा लगे हुए हैं। अंतर्राष्ट्रीय मैच यहां पर होते हैं, या फिर पुलिस के हाथ अब भी खाली हैं? देखिए, ये जो घटना है सुबह करीब 8 बजे की है और जो पुलिस है वो वहां पर पहुंची है। ज्योतिनगर थाना पुलिस मौके पर पहुंची है। अभी वहां पर जो आसपास के इलाके में जो है पड़ताल की जा रही है, सीसीटीवी फुटेज खंगाले जा रहे हैं। मैं आपको बता दूं, ये जो घटना है एसएमएस स्टेडियम में आर्चरी ग्राउंड की है, जहां पर अंडर 14 जो खिलाड़ी हैं उनका डिस्ट्रिक्ट टूर्नामेंट चल रहा है, उसके लिए अंडर ट्रायल चल रहा है उनका। और सुबह करीब 8 बजे जब खिलाड़ी स्पोर्ट्स ग्राउंड पर पहुंचे तब उनको आर्चरी रूम के दरवाजे टूटे हुए मिले। ये लकड़ी का दरवाजा था और जब अंदर खंगाला गया तो वहां पर जो आर्चरी का जो सामान था, खेलों के जो उपकरण थे, उसके अलावा जो इलेक्ट्रॉनिक गैजेट्स थे वे वहां पर गायब मिले। जिसके बाद उन्होंने ज्योतिनगर थाना पुलिस को सूचना दी और पुलिस मौके पर पहुंची। जी विष्णु, कुछ पुलिस को सुराग लग पाया? जैसा कि आपने बताया कि एसएमएस स्टेडियम के आर्चरी ग्राउंड की घटना है। सीसीटीवी कैमरा तो वहां पर भी लगे हुए हैं। हाँ बिल्कुल, पुलिस जो है सीसीटीवी फुटेज की पड़ताल कर रही है, लेकिन अभी सुराग कुछ नहीं मिला। लेकिन ये बहुत बड़ी बात है, एसएमएस स्टेडियम में चोरी की वारदात मैं काफी लंबे समय बाद सामने आई है। इससे पहले दुकानों मकानों में तो हम चोरी की वारदात सुनते हैं, लेकिन एसएमएस स्टेडियम में दीवार फांदकर घुसना, वहां पर आर्चरी रूम को निशाना बनाना, ये बहुत बड़ी बात है। ये बहुत लंबे समय बाद इस तरह की वारदात सामने आई है एसएमएस स्टेडियम में। जी विष्णु, जानकारी के लिए आपका धन्यवाद। राजस्थान के अंतर्राष्ट्रीय स्टेडियम के अंदर चोरी की गई है। हम अपने दर्शकों को बता दें कि एसएमएस स्टेडियम के कुछ हिस्से अलग अलग स्पोर्ट्स के लिए चिन्हित किए गए हैं। उसी में से एक हिस्सा है आर्चरी ग्राउंड, यानी कि जहां पर बच्चे तीरंदाजी करते हैं, तीरंदाजी में हाथ आजमाते हैं। ये उसी ग्राउंड की घटना है। एसएमएस के आर्चरी ग्राउंड की ये घटना है, जहां पर इस लॉकर रूम को तोड़ा गया। इसमें आर्चरी से जुड़ा सामान रखा था, यानी कि तीर कमान जो स्पोर्ट्स आर्चरी के लिए इस्तेमाल होता है, वो यहां से चोरी हुआ है। ज्योतिनगर थाना पुलिस मौके पर पहुंची है। तलाश की जा रही है, लेकिन फिलहाल पुलिस के हाथ खाली है। और कोटा में भाजपा नेता की पीट कर हत्या करने के मामले में आरोपियों की जल्द गिरफ्तारी नहीं होने पर भाजपा विधायक संदीप शर्मा ने थाने में धरना देने की चेतावनी दी है। हालांकि पुलिस ने इस मामले में 2 आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया है, लेकिन मुख्य आरोपी समेत और अन्य आरोपी भी अभी फरार चल रहे हैं। 2 दिन पहले भाजपा नेता विक्की आर्य की बदमाशों ने सरियों और पाइपों से पीटकर हत्या कर दी थी। इस मामले में स्थानीय लोगों को भाजपा कार्यकर्ताओं में खासा गुस्सा है। वहीं साबरमती कॉलोनी समेत आसपास के इलाकों में सुरक्षा व्यवस्था बढ़ा दी गई है। लड़का था
और जिस निर्ममता पूर्वक उसकी हत्या की गई है, विश्वास नहीं होता कि उसकी भी कोई हत्या की जा सकती है। हाँ, 2 जने पकड़े हैं, लेकिन अभी मुख्य अभियुक्त वो अभी पुलिस की गिरफ्त से बाहर है। 5 टीमें हैं जो बाहर रवाना की गई हैं और बाकी जो कोटा शहर में है, कुछ टीमें कोटा शहर में भी लग रही हैं। ये कोई छोटी पुरानी रंजिश थी, उसको लेके ये वारदात को अंजाम दिया है। अभियुक्त जो है, मुख्य अभियुक्त, वो उसके नज़दीक पड़ोस में रहने वाला ही है, तो अभियुक्त की तलाशी के हर संभव प्रयास जारी है। और जयपुर में पल्स पोलियो अभियान, आज से पल्स पोलियो अभियान का आगाज किया गया। चिकित्सा मंत्री प्रसादी लाल मीणा ने ये आगाज किया। आपको दिखाते हैं सीधी तस्वीरें पल्स पोलियो अभियान की। सर, आज कितनी खुशी है, आपने पोलियो ड्रॉप पिलाई बच्चों को, और किस तरह की उम्मीद करते हैं कि लोग आगे आएं, सहयोग करें, और सरकार का जो अभियान है उसमें। आज पोलियो दिवस है पूरे वर्ल्ड में, देश में, और 2009 के बाद राजस्थान पोलियो मुक्त है। ये सबसे बड़ी खुशी की बात है। और इस दिन सभी जगह 3-4 दिन तक लगातार 1 से जो 5 या 6 के बच्चे हैं उनको 100% बच्चों को एक खुराक पिलाई जाएगी। और ये पोलियो बहुत एक बीमारी थी, इसको निश्चित रूप से राजस्थान में, इससे राजस्थान मुक्त है। और 2009 के बाद राजस्थान में इस तरह का कोई केस नहीं आया, इसलिए इसको अभियान को पूरा चलाकर घर घर जाकर बच्चों को खुराक पिलाई जाएगी। आगे किस तरह से मोटिवेट करेंगे ताकि आगे कोई भी मोटिवेटेड, आजकल सबको पता है बच्चों को, 1 से 5 साल के बच्चों को खुराक पिलानी है, सबको पता है। घर घर जाकर हमारा एएनएम वर्कर जो भी है, हेल्थ वर्कर, वो घर घर जाकर उनके पास सारी आशा सहयोगिनी है, उनके पास सब लिस्ट है कहाँ बच्चों को पिलानी है, किस घर में कौन सा बच्चा है। तो 100% बच्चों को राजस्थान में 3-4 दिन में एक खुराक मिल जाए। अभियान के लिए क्या टास्क दिया है अधिकारियों को, दिशा निर्देश क्या है ताकि ग्रास रूट पे, दूर दराज गाँव में, रिमोट एरियाज में अभियान जो है वो सक्सेस हो, इसके लिए क्या प्लान? जहाँ भी रिमोट एरिया है, दूर दराज है, आशा सहयोगिनी है, हेल्थ वर्कर है, हमारी एएनएम है, ये सब चीज़ों को उनके पूरे लिस्टेड है। एक आंगनबाड़ी कार्यकर्ता है, उनके पास सारी लिस्ट है कि कहाँ बच्चे कितने हैं। और आजकल तो परिवारजन भी इतने जागरूक हो गए, माता पिता भी, निश्चित रूप से चलाकर आकर अपने बच्चों को पोलियो की खुराक पिलाती। कोई भी माँ और बाप ये नहीं चाहते कि हमारे बच्चों को निश्चित रूप से टाइम पर आकर पिलाएंगे। ये बहुत बड़ा, जैसे वैक्सीनेशन 100% कर दिया हमने इस स्टेट का, वैसे ये भी 100% होगा, कहीं किसी तरह की कोई कोर कसर नहीं छोड़े। बजट में बहुत बड़े अनाउंसमेंट किए इस बार, सबको चिकित्सा, चिरंजीव का जो है आकार 10 लाख तक कर दिया आपने। तो अब आगे क्या लगता है आपको, निरोगी राजस्थान की दिशा में आपको लगता है कि बहुत बड़े कदम और सरकार ने उठाए और धरातल पर सब कुछ इसका असर दिखेगा? जैसे पोलियो मुक्त राजस्थान हो गया, वैसे राजस्थान निरोग रोगों से मुक्त हो जाएगा। हर किसी को अब जो बड़ी बीमारियां इसमें कवर नहीं हो पा रही थी, ट्रांसप्लांट वगैरह दूसरे थे, वो भी 5 लाख से 10 लाख करने के बाद ऐसी कोई बीमारी नहीं जो इससे कवर नहीं होगी। लोगों को राहत मिली है, बहुत बड़ा ऐतिहासिक बजट है। मुख्यमंत्री जी ने जो बजट पेश किया वो देश में एक मिसाल है, वो दूसरी राज्य सरकारें इसका अनुसरण करेगी। निश्चित रूप से इतना बड़ा तोहफा दिया है कि 10 लाख तक की बीमारी भी होगी, और हर किसी को, किसी का कार्ड नहीं होगा उसमें भी उन्होंने तय कर दिया, कलेक्टर उसका कार्ड बनवाएगा और उसका इलाज को सुनिश्चित करेगा। इसलिए अब ये बात समस्या नहीं आएगी मेरे पास कार्ड नहीं बना, मैंने रजिस्ट्रेशन नहीं करवाया, मैं इसमें कवर नहीं हुआ। वो 100% लोगों को, राजस्थान के 100% लोगों को इस योजना का फायदा मिलेगा। मंत्री जी बजट में घोषणा की इंडोर आउटडोर सभी तरह की निःशुल्क इलाज, जिसमें जांचें भी 8,000 10,000 की जो जांचें वो भी निःशुल्क हो पाएगी। किस तरह से देखते हैं उसको और कब से इसका लाभ मिलेगा? देखो, मुख्यमंत्री जी ने पिछले कार्यकाल से जो अभियान चलाया था आम आदमी के लिए, गरीब के लिए, निश्चित रूप से फ्री दवाइयां शुरू की थी, फ्री जांच की, फिर अभी उन्होंने पूरी जांचें, जितनी भी जांचें सारी फ्री कर दिया, और अब ओपीडी वगैरह भी सारा फ्री कर दिया। अब तो कोई अस्पताल में आने के बाद उसको पैसा एक भी उसका खर्च नहीं, सारी जांचें फ्री होगी, सारा इलाज फ्री होगा। इतना बड़ा निर्णय मुख्यमंत्री जी ने किया है, निश्चित रूप से राजस्थान के लिए बहुत बड़ी सौगात उन्होंने दी है। राजस्थान की जनता इस सौगात को निश्चित रूप से आज घर घर में खुशी है कि हमारे कोई बीमारी भी होगी, बड़ी बीमारी भी हो गई तो उसका निश्चित रूप से फ्री इलाज होगा। उनका जो उनका जिस तरह की सोच है आम आदमी के लिए, उस सोच को आगे बढ़ाया, निश्चित रूप से राजस्थान के लोगों को फ्री इलाज मिलेगा। एसएमएस अस्पताल में आईपीडी ब्लॉक है, उसका टेंडर भी हो चुका है, कब से उसका काम शुरू? बहुत जल्दी शुरू होगा, मार्च में शुरू करा देंगे।
और किस तरह की सुविधाएं वहाँ पर मिलेंगी? सारी सुविधाएं 1200 बेड होंगे, सारे ओटी वगैरह होंगे, सारी जो आज जिस तरह की समस्या हमारे पास एसएमएस में है, कहीं नीचे लेटाने पड़ते हैं, पलंग को अलग लगाना पड़ता है, 1200 बेड उसमें बनेंगे। उसके बाद निश्चित रूप से एक तरह से मॉडल, पूरे देश में मॉडल 115 मीटर जिसकी ऊंचाई होगी, निश्चित रूप से एक मॉडल हॉस्पिटल बनेगा। और मुख्यमंत्री जी की जो सोच है इसको बनाने के पीछे कि गरीब आदमी, आम आदमी, गांव का आदमी, कोई भी। सरकार के भागवत कथा आयोजन पर सियासत। सतीश पूनिया ने आयोजन पर निशाना साधा। गंगा सागर में डुबकी लगाने से कांग्रेस के पाप नहीं धुलेंगे। भागवत कथा से आगे के जन्म सुधारे जाते हैं। कांग्रेस सरकार भागवत कथा का आयोजन करवा रही है। कांग्रेस ने देश में और प्रदेश में इतने पाप कर दिए कि वो गंगा सागर में डुबकी लगाने से भी नहीं धुलने वाले। भागवत करवा रहे हैं, अच्छी बात है। भागवत करने से आगे के जन्म सुधर जाते हैं, इसलिए ठीक ही कर रहे हैं। वो तो विधानसभा के सदन में भी, सदन के बाहर भी कांग्रेस के विधायकों की जितने भाषण के अंश, उनकी कही गई बातें, उनकी छपी गई बातें यदि देखेंगे तो एक बड़ा अंतरकल है और अंतर्विरोध पार्टी के भीतर दिखता है। वो भले ही किसी मांग के लिए हो, चाहे जिला बनाने की मांग हो, चाहे मंत्रिमंडल में प्रतिनिधित्व की मांग हो, या किसी क्षेत्र की उपेक्षा की बात हो। पिछले 3 वर्षों में असफल सी कोशिश मुख्यमंत्री ने की है और इस अंतर्विरोध को दूर करने में वो सफल बिल्कुल नहीं हुए हैं। और पिछले दिनों के ताजा तरीन उदाहरण इस बात के साक्षी हैं। आपको क्या लगता है जीत क्यों नहीं सकती है? कुछ चीजें इन्होंने रिजर्व रखी हैं कि जब चुनाव में जाते हैं तब ये अपनी घोषणाओं का पिटारा खोलते हैं और इसलिए इस तरीके की पॉपुलिस्टिक चीजों को लेकर जनता के बीच में जाते हैं और उसके बाद भी इनको ताकत मिलती नहीं है, क्योंकि ऐसी घोषणा ये पहले करते रहे हैं। 56 सीटें आई थी एक बार 21 आई थी, इसलिए अभी ये कुछ भी करेंगे लेकिन इनके हक में कुछ भी जाने वाला नहीं है। विधानसभा वाला आप बजट पे बोलने वाले हैं, किस तरह से पोल खोलेंगे इस बजट की? वो तो बोलूंगा जब ही खोलूंगा, अभी पहले कैसे खोलूं? फिर भी आपको क्या लगता है वाह लूटने की पूरी कोशिश हो रही, प्रदेश भर में माहौल बना रही पार्टी, आपको क्या लगता है? नहीं, इस बजट में ऐसा कुछ है ही नहीं ना जिससे लोगों का भला हो। ये तो भ्रमित करने वाला, गुमराह करने वाला है। वो आमदनी अठन्नी खर्चा रुपया जैसा बजट है, पैसा है नहीं, केवल घोषणाएं हैं। और घोषणा तो बहुत पहले से हम लोग देखते ही आए हैं कि पिछले 3 बजट की घोषणा कितनी धरातल पर है। ये 3 तारीख को जब जवाब देंगे, जब पता लगेगा। लेकिन मुख्यमंत्री घोषणाजीवी है, ये तो राजस्थान की जनता ने समझ लिया। सर, बैठकें हो रही हैं, अजमेर भी जा रहे हैं, बैठकों का मकसद क्या है? ऐसे बहुत ही क्रूशियल टाइम पे जब सरकार को घेरने में आप लगे हैं, अब आप बाहर जिलों का दौरा तक चालू कर चुके हैं, तो क्या मकसद है इनका? भारतीय जनता पार्टी का संगठन निरंतरता लिए हुए है, इसलिए हम लोग मल्टीटास्किंग काम करते हैं और हमें आंदोलन भी, रचना भी, संगठन भी, ये हमारी काम के करने का एक तरीका भी है और एक हमारी परंपरा भी है। पार्टी का संगठन निरंतरता लिए हुए काम करे, उसको हम लोग बूथ तक सशक्त कैसे बनाएं, साथ ही हमारी आजीवन सहयोग निधि से लेकर तमाम जो पार्टी के अभियान चल रहे हैं उनको मजबूती कैसे मिले, ये मेरी फिक्र है और मैं उसी काम के लिए आज अजमेर के संभाग की बैठक लूंगा। रूस यूक्रेन युद्ध का आज चौथा दिन है। यूक्रेन के सैनिकों से सीधी लड़ाई जारी है। कीव पर कब्जे के लिए जंग तेज हो गई है। कीव में रूस के हमले भी तेज हो गए। यूक्रेन से छात्रों के लौटने का सिलसिला जारी है। तो यूक्रेन के साथ रूस की लड़ाई का आज चौथा दिन है। जो भारत के स्टूडेंट्स यूक्रेन में एमबीबीएस की पढ़ाई कर रहे थे, डॉक्टरी की पढ़ाई कर रहे थे, उनके लौटने का सिलसिला शुरू हो चुका है। सबकी पहचान कर, सबकी शिनाख्त कर, सबको लाया जा रहा है। 2 फ्लाइट पहले ही मुंबई पहुंच चुकी हैं। यूक्रेन से छात्रों को लेकर आज एक फ्लाइट जयपुर भी पहुंचने वाली है अब से थोड़ी देर बाद में। यूक्रेन के छात्रों को लेकर राजस्थान सरकार ने पहले ही ये घोषणा कर दी है कि जो भी छात्र राजस्थान के यूक्रेन में पढ़ाई कर रहे हैं
वो वापस राजस्थान लौटेंगे तो जितना पैसा उन्होंने यूक्रेन में भारत आने के लिए चुकाया है वो सारा पैसा राजस्थान सरकार वहन करेगी। न केवल उनकी टिकट का पैसा राजस्थान सरकार वहन करेगी, बल्कि वो जिस भी जिले के रहने वाले हैं, एयरपोर्ट से उतरने के बाद उनके हर जिले तक पहुंचाने की जिम्मेदारी राजस्थान सरकार की होगी। और आज अब से कुछ ही देर में यूक्रेन से राजस्थान के कुछ छात्र या छात्रों का दल जयपुर एयरपोर्ट पर पहुंचने वाला है। लड़ाई जारी है, चौथा दिन है। घमासान मुकाबला दोनों देशों के बीच, दोनों में से कोई भी देश घुटने टेकने के लिए तैयार नहीं। यूक्रेन से छात्रों के लौटने का सिलसिला जारी है। यूक्रेन में फंसे 240 छात्र स्वदेश लौटे। एयर इंडिया की फ्लाइट से हंगरी से होते हुए वो दिल्ली पहुंच चुके हैं। तो लगातार अब स्टूडेंट्स के पहुंचने का सिलसिला शुरू हो चुका है। प्रॉब्लम हुई, पर पेरेंट्स बहुत डर गए थे क्योंकि वो बॉम्बिंग हो रही थी पूरे कंट्री के अंदर। तो हमारा सिटी ऐसा था कि जिसके अंदर बॉम्बिंग नहीं हुई थी, तो हम फिर कम डरे हुए थे। इंडियन गवर्नमेंट सबकी बहुत हेल्प कर रही है। वहाँ पे बॉर्डर के दोनों साइड्स ही डिप्लोमेट्स हैं, एम्बेसी के ऑफिशियल्स हैं, जो कि फूड भी दे रहे हैं और हेल्प कराने में, बॉर्डर पास कराने में भी मदद कर रहे हैं। और वहाँ पे अगर लगेज का भी कुछ भी इशू नहीं है, सबको जाने दे रहे हैं। Still they are stuck in the embassy's house and the embassy told them to leave on their own basis. Many are stuck at the border because they are not following the guidelines of the embassies. They are stuck at the borders also. Now embassies are also accommodating them. इंडियन गवर्नमेंट है, इंडियन एम्बेसी है और जो बुडापेस्ट में इस्कॉन है, उन लोगों ने काफ़ी हमारी हेल्प करी है। मेडिसिन, फूड प्रोवाइड कराया है, फ्री टिकट्स दिए हैं और एयर इंडिया में भी हमें फूड वगैरह दिया गया है। मैम इंडियन गवर्नमेंट ने बहुत अच्छा काम किया हमें निकालने के लिए वहाँ से। माहौल बहुत टेंस है एंड कंटिन्यू जारी है। इंडियन गवर्नमेंट एम्बेसी हेल्प कर रही है हमारी निकलने में, तो वो बहुत अच्छी बात है। लगभग आपके कितने और दोस्त वहाँ फंसे हुए हैं? अभी मैक्सिमम हम फर्स्ट ईयर के 250 बच्चे आ गए हैं। 250 बच्चे फर्स्ट ईयर के हों, कुछ सीनियर्स भी अभी वहाँ पर फंसे हुए हैं जो कल परसों में आ जाए। हालत बहुत खराब है मैम। जो मेनली कैपिटल है जो, उसमें बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम हो रही है बच्चों को। हम तो मैम वेस्ट साइड से थे, तो इस वजह से हमें ज़्यादा प्रॉब्लम नहीं हो रही थी। फिर भी हमें डर था कि भाई कभी रेड अलर्ट जारी ना हो जाए, क्योंकि हमारे पास बार बार नोटिस आ रहे थे कि भाई कभी भी रेड अलर्ट हो सकता है। और हमें बंकर्स का एड्रेस बताया हुआ था पूरा। तो मैम जो हमारे कुछ फ्रेंड्स हैं, और वहीं यूक्रेन से आई एयर इंडिया की दूसरी फ्लाइट रोमानिया के रास्ते दिल्ली लौटे छात्रों को लेकर विमान दिल्ली लौट आया। ऑपरेशन गंगा के तहत वतन वापसी हुई है। केंद्रीय मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया ने छात्रों का स्वागत किया। यूक्रेन से 250 छात्र भारत लौट आए। और राजस्थान के छात्र भी अब यूक्रेन से वापस लौट रहे हैं। आज छात्रों का एक दल जयपुर एयरपोर्ट पर पहुंचने वाला है। मंत्री ममता भूपेश उनको रिसीव करने के लिए एयरपोर्ट पर जा रही हैं। हमारे संवाददाता महेश थादिच हमारे साथ जयपुर एयरपोर्ट से लाइव जुड़ गए हैं। महेश, क्या खबर, क्या वो स्टूडेंट्स लौट आए हैं जयपुर और कितने छात्रों का दल जानकारी मिल पाई है जो जयपुर पहुंचने वाला है? जी आसिफ, बताना चाहूँगा कि रूस और यूक्रेन के बीच में जिस तरह के युद्ध की गतिविधियां चल रही है, ऐसे परिस्थितियों में हमारे जो विद्यार्थी हैं, हिंदुस्तान के विद्यार्थी यूक्रेन में जो पढ़ाई कर रहे थे, उनके लिए वहां पर रुकना और वहां पढ़ाई करना बहुत मुश्किल और चुनौती भरा हो चुका था। ऐसी परिस्थितियों में उन्हें अपने स्वदेश लाने की जो कवायद है वो केंद्र सरकार और राज्य सरकार के सहयोग से की जा रही है। और यूक्रेन के जो विद्यार्थी हैं उनका एक दल कल 219 छात्रों का मुंबई पे पहुंचा था रात को, और वहां से 9 विद्यार्थी जो राजस्थान के रहने वाले हैं उनको यहाँ पर कुछ देर में जयपुर में लाया जाएगा। और यहाँ उन्हें रिसीव करने के लिए जो महिला बाल विकास मंत्री है ममता भूपेश, वो पहुंची है एयरपोर्ट में और भीतर वो पहुंच चुकी हैं। और कुछ देर बाद यानी 10:30 बजे का जो वक्त है इंडिगो की फ्लाइट से वो यहाँ पर
पहुंच जाएंगे। जो विद्यार्थी हैं वो उनके परिजन जो है वो यहाँ पर आना भी धीरे धीरे शुरू हो चुके हैं और कुछ देर बाद में जो है स्टूडेंट्स को यहाँ से उनके घर तक सुनिश्चित पहुंचाने की जो जिम्मेदारी है वो मंत्री ममता भूपेश को मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने दी है और साथ में ये भी कहा है कि जो तमाम जितने भी विद्यार्थी यूक्रेन से आएंगे उन्हें उनके घरों तक सकुशल पहुंचाने की जो जिम्मेदारी होगी वो मंत्री ममता भूपेश की होगी। तो इस लिहाज से आज रात वे दिल्ली भी पहुंचेगी और दिल्ली में जो यूक्रेन के जो विद्यार्थी लौटे हुए हैं उन्हें अपने घरों तक वापस से सकुशल लाने की कोशिश और कवायद होगी। अभी कुछ देर बाद में ही जो स्टूडेंट्स हैं वो यहाँ पर पहुंचेंगे। मैं कुछ तस्वीरें यहाँ पर एयरपोर्ट की दिखाना चाहूंगा जहाँ पर की जो गतिविधियां हैं वो अभी यहाँ पर हलचल जो है वो थोड़ी तेज हो चली है। कुछ ही पलों का वक्त है, कुछ ही देर का इंतजार है, जो कि देखिए जो परिजन है उनके लिए बड़ी चिंता और टेंशन का विषय बन जाता है कि जब उनके जो बच्चे हैं वो ऐसी परिस्थितियों में फंस गए हैं जहां पर कि दो देशों के बीच में युद्ध छिड़ा है, बमबारी हो रही है और ऐसे मुश्किल वक्त में अपने बच्चों को बचाना और उनको वापस से दोबारा सकुशल घर पर ले आना ये जो है मुश्किल भरा और चुनौती भरा होता है और इस लिहाज से सरकार ने जो है सक्रियता दिखाई है। उसी कारण से जो विद्यार्थियों का यहाँ पर लौट पाना है वो संभव हो रहा है और कुछ पलों का इंतजार है कि जब अब ये जो छात्र हैं उनको यहाँ पर एयरपोर्ट पर लाया जाएगा और यहाँ से उन्हें उनके घरों तक सकुशल ले जाया जाएगा। जी महेश, कुछ जानकारी मिल पाई है कि कितने छात्र जो हैं वो यहाँ पर पहुंचने वाले हैं? जैसा कि आपने बताया कि इंडिगो की फ्लाइट से छात्र जो है वो जयपुर पहुंच रहे हैं, तो क्या ये इंडिगो की फ्लाइट दिल्ली से या मुंबई से जयपुर पहुंच रही है या फिर सीधा इसकी कनेक्टिविटी यूक्रेन के साथ है? देखिए यूक्रेन में जिस तरह की जो घटना चल रही है, रूस और यूक्रेन के बीच में जो विवाद छिड़ा हुआ है और उसके बाद में जो युद्ध की जो परिस्थितियां बन आई है, बमबारी लगातार यूक्रेन पर रूस की तरफ से जारी है और ऐसे मुश्किल वक्त में ऐसी गंभीर परिस्थितियों के बीच में जो वहां पर हिंदुस्तान के जो छात्र पढ़ाई करते हैं उनके लिए वहां पर रह पाना, रुक पाना बेहद चुनौती भरा हो चुका है और मुश्किल भरे इस दौर में उन्हें यहां पर अपने स्वदेश लौटने की जो चिंता सता रही थी उसके बाद में भारतीय सरकार ने सक्रियता दिखाते हुए जो तमाम विद्यार्थी हैं उनको वापस लाने की कोशिश की है। तो मैं आपको ये जानकारी देना चाहूंगा कि रोमानिया के रास्ते जो है इन विद्यार्थियों को यूक्रेन से लाया जा रहा है। एक दल जो है देर रात को जो है दिल्ली भी पहुंचा था और इससे पहले एक दल मुंबई भी पहुंचा था। तो करीब 250 का जो एक दल था वो दिल्ली पहुंच चुका है और 219 छात्रों का एक दल है वो मुंबई पहुंच चुका है। तो जो मुंबई के रास्ते हमारे यहाँ जो छात्र हैं वो 9 विद्यार्थी अभी बताए जा रहे हैं राजस्थान के, वो पहुंच रहे हैं और उन जो 9 विद्यार्थियों का जो दल है उसे रिसीव करने के लिए मंत्री ममता भूपेश यहाँ पर पहुंच चुकी है और साथ में उनके परिजनों का जो आने का सिलसिला है वो भी यहाँ पर शुरू हुआ है। कुछ पलों का भी इंतजार है कि 10:30 बजे की जो फ्लाइट है मुंबई की वो यहाँ पर जैसे ही लैंड करेगी उसके साथ में जो स्टूडेंट्स हैं उनको यहाँ पर जो है अपने घरों की ओर सकुशल ले जाने की जो जिम्मेदारी ममता भूपेश को दी है सीएम अशोक गहलोत ने वो पूरी यहाँ पर करेंगी और उसके बाद में आज रात को उनका दिल्ली जाने का भी कार्यक्रम रखा गया क्योंकि दिल्ली में भी जो यूक्रेन के स्टूडेंट्स जो है उनके लगातार आने का सिलसिला जारी है। यूक्रेन में जो हमारे यहाँ के विद्यार्थी हैं और ज्यादातर एमबीबीएस की और इंजीनियरिंग की पढ़ाई के लिहाज से वहां पर पहुंचते हैं, अलग अलग कोर्सेज की पढ़ाई में वहां पर दाखिले ले चुके हैं और इसी वजह से अब जब ऐसी परिस्थितियां बन आई है कि वहां पर रुकना और ठहरना मुश्किल हो रखा है तब वापस से वतन वापसी जो है विद्यार्थियों की यहाँ पर की जा रही है। जी महेश, आप बने रहिएगा, मैं फिर से आपके पास में लौटूंगा क्योंकि कुछ ही देर बाद छात्रों का दल जयपुर एयरपोर्ट पर पहुंचने वाला है। फिलहाल एक छोटे से ब्रेक के लिए रुक रहे हैं, जल्द लौटेंगे। इस न्यूज हेडलाइंस